नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। जो संधि हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ये जो संधि है ये 2 नंबर की होती है और ये हमारे जो एग्जाम में है बहुविकल्पी में 2 सवाल आएंगे। तो सबसे पहली बात, आपको संधि दी रहेगी, उसका नाम पूछा जाएगा कि यह कौन सी संधि है, या फिर आपसे जो है कहा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद करो। तो इसी तरह 2 सवाल बन करके आएंगे। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले संधि की बात करें तो संधि कुल 3 प्रकार की होती है। जो संधि के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। इन्हीं 3 संधियों से सारे सवाल बनते हैं। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हमको केवल 2 संधियों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यही दोनों संधियां हमारे सिलेबस में है। तो हमको जो है स्वर संधि के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग इसको भी जान लेंगे, क्योंकि आगे आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें काम आएगा। तो आज हम लोग तीनों संधियों की बात करेंगे, लेकिन जो हमारा फोकस होगा वो इन्हीं दोनों संधियों पर होगा। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक आज की क्लास को करेंगे। तो सबसे पहले जब संधि में हम लोग देखते हैं तो संधि होती क्या है, सबसे पहले संधि पता होनी चाहिए कि संधि है क्या। देखिए संधि में क्या है, संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है, और जो संधि का अर्थ होता है वह होता है योग या फिर जोड़। क्या होता है, योग या फिर जोड़। कहने का तात्पर्य है संधि जो है 2 वर्ड, जो हमारे वर्ड होते हैं, वर्णमाला सभी लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो 2 जब वर्ड मिलते हैं और उनको जोड़ दिया जाता है तो उसी का नाम दे दिया जाता है संधि। यानी 2 शब्दों को जोड़ करके कोई नया तीसरा शब्द बना दिया जाए तो उसी को हम लोग संधि कहते हैं। तो यही सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो संधि की परिभाषा क्या होगी कि 2 स्वरों, ठीक है, और 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जो हमारे जब 2 वर्ड मिलेंगे और दोनों वर्ड जब मिल करके किसी तीसरे वर्ड को बनाएंगे, ठीक है, तो उसी को क्या कह दिया जाता है, संधि। तो हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि होता क्या है। जब 2 वर्ड क्या, 2 वो स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, या फिर स्वर व्यंजन दोनों में से कोई हो सकता है। तो कौन कौन से स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग के मिलने से, ठीक है, जब वो मिलेंगे आपस में, उनके जो है रूप में परिवर्तन हो जाता है। देखिए 2 जब शब्द मिलेंगे तो तीसरा शब्द बनाते हैं, या फिर उसके रूप में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जो परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। संधि की अगर परिभाषा आपसे पूछ ली जाए क्या होती है, तो 2 वर्णों के परस्पर मिलने से उनके रूप में जो नियमानुसार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी जब 2 शब्दों के मिलने से या 2 वर्णों के मिलने से जो उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप, देवधन इंद्र, ठीक है ना, इन दोनों को मिला करके हमारा शब्द बन गया देवेंद्र। यानी देखिए यहाँ पे 2 शब्द हैं, ठीक है, और जब संधि होगी मूल रूप से वह जो 2 शब्द रहेंगे तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, ठीक है, ये, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण होगा, इन्हीं दोनों के मध्य होता है। इसलिए कहा गया 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कभी पूछ लेता है संधि और समास में फर्क बताइए। जो संधि है और समास है इन दोनों में अंतर करके बताइए। तो इन दोनों में बहुत ही बारीक अंतर होता है। जो संधि होती है उसमें 2 वर्ण जुड़ते हैं, ठीक है। संधि में क्या होता है, 2 वर्ण जुड़ते हैं, और समास में क्या होता है, 2 शब्द जुड़ते हैं, ठीक है। ये दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है कि समास में 2 हमारे शब्द जुड़ जाते हैं और संधि में 2 वर्ण जुड़ जाते हैं। तो अभी सभी लोगों को क्लियर हो गया कि संधि किसे कहते हैं। 2 वर्णों के आपस में परस्पर योग या परस्पर में मिलन को संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये संधि की एक साधारण भाषा हो गई। अब हम लोग संधि की परिभाषा के बाद क्या संधि के स्वरूप जानेंगे कि कौन कौन सी संधि होती है। तो संधि हमारी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे हम लोग। ये जो स्वर संधि है
ये हमारे सिलेबस में नहीं दी हुई है, लेकिन इसको भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, इसको छोटा छोटा इसको भी समझ लेंगे। व्यंजन संधि ये भी हमारे सिलेबस में है, और विसर्ग संधि ये भी हमारे सिलेबस में। और व्यंजन संधि के कुल कितने 6 पार्ट होते हैं। 6 में से हमको जो पढ़ने हैं वह केवल 2 पार्ट ही पढ़ने हैं, यानी कि संधि के 2 ही भाग हमको पढ़ने हैं, ठीक है। और जो ये हमारी स्वर संधि है, ठीक है, इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। और जो स्वर संधि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे संधि है, संधि में मैंने कहा 2 शब्द होते, 2 शब्द होंगे, और दोनों शब्दों का जो अंतिम वर्ण होगा उन्हीं दोनों के योग से नया वर्ण बनता है, नया शब्द जो है बनता है। तो जब स्वर संधि है, इसमें होता क्या है, तीनों को मैं आपको समझा रहा हूं। जो स्वर संधि है उसमें जो पहला वर्ण होगा और पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, स्वर होगा। और जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण जो क्या होगा वो भी स्वर होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है स्वर और स्वर, यहाँ पे कोई भी मिलावट नहीं होती है। और जो व्यंजन होता है इसमें क्या होता है, इसमें पहला शब्द, देखिए तीनों में कोई भी पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण वही होगा जो उस संधि का नाम होगा, या आपको पहचानने में मदद करेगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे रामा लिखा है, आपसे पूछ लिया, तो आपको जो पहला शब्द दिया हुआ है उसके अंतिम वर्ण से ही आप संधि पहचानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर राम दिया होता, अब आप लोग बताइए कौन सी होगी। यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होगा कि व्यंजन होगी कि स्वर होगी। तो भैया यहाँ पर जो है आप भूल कर भी इसको व्यंजन मत कह दीजिएगा कि यहाँ पे व्यंजन होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्वर संधि होगी अगर राम दिया हुआ है, ठीक है ना, और दूसरा मान लीजिए आलय दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके शब्द बना रामालय। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अंतिम जो है आपको वो दिख रहा है, जो वर्ण है वो माँ, तो ये माँ नहीं है, जो वर्ण होगा, ठीक है, ये व्यंजन है, इसको हम लोग व्यंजन कहेंगे, ठीक है ना। और इसमें यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे स्वर जुड़ा हुआ है जिसका नाम है आ, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ करके तब राम बना है। तो यही सारी गलतियां हम लोग जो है जो करते हैं आप लोग, उन्हीं को आज हम लोग समझेंगे कि गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। इन्हीं सारी चीजों को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने समझा कि जो संधि होती है उसको कैसे जो तोड़ा जाता है, और आपको बिल्कुल भी उसमें जो है कंफ्यूजन नहीं होना है, कि आप लोगों को बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो व्यंजन संधि होगी उसमें क्या होगा, जो पहला शब्द होगा मैंने आपसे बता दिया है, जो नाम होगा वहीं पे वो पहला जो है शब्द का अंतिम वर्ण होगा, तो पहला हो जाएगा व्यंजन। और उसके बाद अंतिम कुछ भी हो सकता है, स्वर भी ले सकते हैं आप या फिर व्यंजन ले सकते हैं। और विसर्ग में क्या होगा, जो होगा विसर्ग लगा रहेगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोगों ने समझ लिया कि स्वर संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है और व्यंजन संधि क्या, तीनों संधियों को समझ लिया। और साथ में जो है हम लोगों ने व्यंजन और जो स्वर संधि में एक छोटा सा फर्क रहता है जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं और गलत आंसर टिक कर देते, तो उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब पहले स्वर संधि की बात कर लेते हैं। जब एक शब्द के अंत में आने वाला स्वर, मैंने आपको बताया 2 शब्द रहेंगे और जो अंत में रहेगा वो क्या होगा, स्वर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, स्वर होगा। और अगले शब्द के प्रारंभ में, कैसे, प्रारंभ में क्या होगा, आने वाला स्वर। देखिए यहां भी स्वर और यहां भी स्वर आपस में मिलकर अपने मूल रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तब उसे स्वर संधि भैया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। समझ गए कि पहला जो होगा वो भी स्वर होगा और अंतिम होगा वो भी स्वर होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, यानी स्वर और स्वर का मेल होगा तब नया स्वर बन जाएगा। आइए देख लेते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, ठीक है। देखिए देव इंद्र, ठीक है ना। अब यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे वाह लिखा हुआ है, यहाँ पे वाह लिखा हुआ है, यहाँ पे तो व्यंजन होगा। नहीं बेटा, अगर व्यंजन इसको कहा जाएगा, ठीक है। अगर वाह लिखा हुआ है तो यहाँ पर वाह धन छोटा आ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा, हमारा स्वर हो जाएगा। और इंद्र, इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, देवेंद्र। उसके बाद राम धन आलय, हमारा रामालय बना देंगे।
तो ये हमारी कौन सी हो गई? स्वर संधि हो गई। इसके भी 5 प्रकार होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कौन कौन से? गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, तीसरा भाग दीर्घ संधि, चौथा भाग अयादि संधि, और अंतिम भाग यण संधि। ये 5 जो है इसके भाग होते हैं। तो हमको इनसे मतलब नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। स्वर संधि को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद जो हमारे सिलेबस में है व्यंजन संधि, उसकी बात करेंगे। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? हल। जैसे आप लोगों के दूसरे नाम होते हैं, उसे संस्कृत में इसको हल भी कहा जाता है, ठीक है। अब व्यंजन संधि क्या है? जब एक शब्द के अंत में आने वाला व्यंजन, ठीक है, जब शब्द के अंत में क्या आएगा? व्यंजन आएगा, ठीक है। शब्द के अंत में क्या होगा? व्यंजन आएगा। और अगले शब्द, जो अगला शब्द है, उसके प्रारंभ में आने वाला, जो शुरुआत होगी प्रारंभ में आने वाला व्यंजन अथवा स्वर होगा, ठीक है ना। यानी अगला शब्द होगा, व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, के साथ मिलकर अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है, तब उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। समझ गए? पहला जो शब्द होगा उसके अंतिम में क्या आएगा? व्यंजन रहेगा। दूसरे शब्द के शुरुआत में व्यंजन या फिर स्वर कोई भी हो सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें व्यंजन प्लस व्यंजन आबलिक स्वर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, का मेल होता है और नया स्वर बन जाता है, और इससे क्या होगा? किसी नए स्वर की उत्पत्ति होती है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल है समधन कल्प, ठीक है ना। यहां पे देखिए, अब आप लोग यहाँ पे, अब ये हमारे क्या हो गए? व्यंजन हो गए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। समधन कल्प तो क्या हो जाएगा हमारा? संकल्प। उद्धन धृत तो क्या हो जाएगा? उद्धृत। आप लोगों ने समझा कैसे व्यंजन संधि करते हैं? जो हमारा पहले शब्द का अंतिम जो है वर्ड होगा वह व्यंजन होगा, और अगला स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने व्यंजन संधि को समझ लिया। अब इसके भाग को देखते हैं। जो इसके मुख्य भाग होते हैं ये 6 होते हैं, लेकिन हमको 6 नहीं पढ़ने हैं, हमको केवल इसके 2 भाग पढ़ने हैं। कौन कौन से? अनुस्वार संधि और परस्वर संधि। ये चरत्व संधि, श्रुतत्व संधि, इसको नहीं पढ़ना है। श्रुत्व संधि, च्युत्व संधि, ये भी नहीं पढ़ना है। और ये जसत्व संधि, ये भी नहीं पढ़नी है। हमारा जो फोकस होगा ये पहली और दूसरी संधि पर होगा। यही हमारे सिलेबस में है और यही हमारे जो है एग्जाम में आएंगे। तो इनको जो है एक एक करके देखते हैं। अनुस्वार संधि, नाम से ही आप देख लीजिए। अनुस्वार, अनुस्वार सभी लोगों को पता होगा, अन की बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। तो वह संधि, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। वह संधि जिसमें किसी शब्द के अंत में, वह संधि जिसमें किसी शब्द के अंत में आने वाले म, ठीक है ना। अगर कोई भी शब्द है उसके अंत में आने वाले म के स्थान पर अनुस्वार, ये हमारा जो अनुस्वार दिख रहा है, लग जाता है। और ये कब लगता है? जब उसके बाद व्यंजन आ जाता है, ठीक है। इसका जो मुख्य सूत्र होता है वो क्या होता है? मो अनुस्वारा, ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या होता है? पदांत यानी पद का, शब्द के जो अंत में होता है मकार यानी कि मां का अनुस्वार में क्या हो जाता है? बदल जाता है, यदि सामने कोई व्यंजन हो, ठीक है। आपको ये परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप जो इसका मेन नियम है वह समझ लीजिए कि जो अनुस्वार संधि होगी, जैसे 2 शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उदाहरण में 2 शब्द है ना, अगर पहले शब्द के अंतिम में माँ है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए माँ वर्ड है ना, तो बस इतना याद रखना है कि आपसे सवाल पूछ सकता है, ये शब्द दे देगा और कहेगा बताओ इसमें कौन सी संधि? अनुस्वार, परस्वर। तो आपको याद रखना है अन से अनुस्वार, ठीक है ना। यदि किसी भी शब्द के अंत में क्या है? वर्ड में, व्यंजन में माँ है, अंतिम वर्ड देखो यहाँ पे माँ है ना, और क्या कह रहा है? और अगला कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं मतलब है। यानी किसी भी शब्द का अंतिम वर्ड अगर माँ है तो उससे क्या होगा? जो अगला शब्द है वह यहाँ पे अन की बिंदी में आ जाएगा, ठीक है। बस यही इसको समझना है कि कोई शब्द है और उसका अंतिम वर्ड क्या है? माँ है, और आगे व्यंजन हो, वो तो
व्यंजन संधि तो होगा, या तो व्यंजन होगा या स्वर होगा, उससे मतलब है नहीं। कहने का बस एक तात्पर्य है, अगर कोई भी शब्द है उसके अंत में, ठीक है ना, माँ है, अगर माँ है तो जब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर अनुस्वार लग जाएगा, दुखम गच्छति हो जाएगा। इसी तरह समकल्प है ना, तो यहाँ पे देखिए कल्प वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। और ये सा है ना, यहाँ पर अन की बिंदी लगा देगा, बस इसमें यही फर्क है। तो यहाँ पे जब अन की बिंदी लगेगा तो संकल्प हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात कि अनुस्वार संधि में क्या होता है? अगर किसी भी शब्द के अंत में मकार यानी कि माँ वर्ण है तो क्या करेंगे, वो अनुस्वार बन जाएगा, अन की बिंदी लग जाएगा। ये हो गया अनुस्वार संधि। और परस्वर संधि, परस्वर संधि को समझ लीजिए, इसका कभी कभी सूत्र पूछ लेता है, तो इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परस्वर। ठीक है, कहने का तात्पर्य है जब किसी शब्द के अंत में लगे हुए अनुस्वार, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा था, माँ हो रहा था, किसमें, अनुस्वार संधि में। और परस्वर संधि में क्या है, खुद पहले अन की बिंदी लिख के आएगी, अनुस्वार पहले ही आएगा। यहां पे देखिए जो हमारा अनुस्वार है वह पहले ही आ गया, यहाँ पे अनुस्वार लगा है, यहाँ पे भी अनुस्वार लगा है, तो कह रहा अनुस्वार के बाद या से वा तक के व्यंजन, ठीक है ना, यारा लावा या किसी भी वर्ग, ठीक है ना, का चा टा ता प का कोई भी वर्ड पहला दूसरा तीसरा चौथा आता है, यानी कोई भी वर्ड हो तो क्या होगा, तो अनुस्वार बदलकर अपने आने वाले वर्ड के पर वर्ड का पंचम अक्षर, ठीक है ना, अंगा इया अड़ा न और मा हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, आपको ये नियम न याद हो, बस पढ़ दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए। बाकी जो ध्यान रखने योग्य बात है वो यह है, जो परस्वर संधि होगी, ठीक है, उसका एक नियम, उसका मुख्य नियम यह होता है कि अगर कोई भी शब्द है उसका, ठीक है, और पहले शब्द व्यंजन में क्या लगा हुआ है, अनुस्वार अन, ठीक है ना, अन लगा हुआ है, और जो अगला शब्द है जो उस प्लस में जो आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन सा व्यंजन आ जाएगा, कोई भी आ जाए, का लाइन का से लेके कहां तक, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इन चारों में से कहां तक, का चा ट, ठीक है ना, और त, ठीक है, और कौन सा, प, ये स्पर्श व्यंजन के यानी चारों जो है कोई भी आ जाए तो क्या होगा, जो उसका जो है संधि विच्छेद होगा वहां पे क्या आ जाएगा, इसका अंतिम वर्ण आ जाएगा। ठीक है, इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, अंगा हो गया। अगर पहले ये चा है तो उसका क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा। यही बात यहाँ पे कही जा रही, बस आपको इतनी बात समझनी है कि कोई भी वर्ण है, ठीक है, उसका उसमें क्या लगा है, अंत में अन लगा हुआ है, उसके बाद जो अगला व्यंजन आएगा या फिर जो भी आएगा उसमें क्या होता है, पहला तीसरा चौथा कोई भी होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये पे ठा है, ठीक है ना, तो क्या होगा वहां पर, वो अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे बताते हैं, यहाँ पे आ लिखा है, यहाँ पे त लिखा है ना, तो देखिए यहाँ पे ता है, ता का अंतिम अक्षर क्या होगा, तो थ द ध और ना, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये अंतिम वर्ण में परिवर्तित, ये आ हो गया, ये ता हो गया, और ये अन की बिंदी है यहाँ पे देखिए ना में आ गई, तो क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुंठित है ना, देखिए यहाँ पे अन की बिंदी है, यहाँ पे देखिए ठित लिखा हुआ है, ये क्या होगा, अगले शब्द से पहले क्या हो जाएगा, ये ट से ठेरा वाली लाइन है, टाठा डाढ़ा आड़ा, तो यहाँ पे आधा आड़ा आ जाएगा। बस यही इसमें समझना है कि क्या हो जाएगा, आधा अक्षर अगले जो अंतिम होगा वर्ड उसका आधा अक्षर आ जाएगा, बस यही इसकी परिभाषा है और पहचान है। तो हमने क्या देखा, अंत और कुंठित, इसमें आ में अंत हो जाएगा, कुंठित में कुंठित हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। देखा है, जब किसी शब्द के अंत में स्थित विसर्ग के आने वाले वर्ड, ठीक है ना, उसके बाद जो भी आ जाए, पहला विसर्ग है उसके बाद स्वरीय व्यंजन कुछ भी आ सकता है। जब किसी शब्द के अंत में स्थित विसर्ग, ठीक है ना, विसर्ग का साइन ऐसे होता है, सभी लोगों को पता होगा, के बाद आने वाले वर्ण व्यंजन, ठीक, व्यंजन भी हो जाए स्वर भी हो जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, के प्रभाव से विसर्ग अपने रूप को बदल लेता है या लुप्त हो जाता है। ठीक है ना, कभी कोई दूसरा उसके जगह पे स्वर आ जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तब उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें विसर्ग
प्लस व्यंजन आबलिक स्वर का मेल होता है और क्या होता है, नया स्वर बन जाता है। तो इसको भी हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है ये रामा, ठीक है ना, यहाँ पे रामा में स्वर दिया हुआ है और यहाँ पे अस्त दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया वर्ड यहाँ पे क्या होगा, ये राम, रामा का राम रहेगा और जो अस्त है देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक नया वर्ड आ गया ऐसे करके, ठीक है ना। और ये क्या हुआ, मात्रा भी लग गई यहाँ पर ओ की, तो क्या हो गया, रामो अस्त, ठीक है। और यहाँ मना और बलम है तो क्या हो गया, मनोबलम हो गया। तो यही आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई भी शब्द उसके अंत में विसर्ग है और बाद में स्वर या व्यंजन, यहाँ पे देखिए स्वर था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे व्यंजन है, तुम्हें क्या करना है, उसको विसर्ग में टिक कर देना है। आप लोगों ने विसर्ग को समझ लिया होगा कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। अब इसमें जो हमको पढ़ने, इसके जो 4 नियम होते हैं उनको देखना है कि कैसे विसर्ग का क्या करते हैं, विसर्ग संधि को बनाते हैं। विसर्ग संधि में कौन सा वर्ड जब जो है चेंज होगा तो कौन सा वर्ड आएगा, तो उसके जो मेन होते हैं चार नियम होते हैं। विसर्जनीयस्य, ठीक है ना, विसर्जनीयस्य यह ससजुसोरु अतोरोर प्लूताद प्लूते हसिचो, ये 4 इसके नियम होते हैं और इन्हीं नियमों को आज हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहला नियम है विसर्जनीयस्य सह। इसमें कहा गया है कि यदि किसी विसर्ग के पश्चात क ख च छ टा ठ त थ प फ या फिर स ख स, ठीक है ना, इनमें से कोई वर्ण हो, ठीक है, तो विसर्ग के पश्चात स हो जाएगा। और ये जो लिखे हैं ना, ये कौन कौन से वर्ण हैं, ये भैया हमारे अघोष हैं। ये हमारे कौन से वर्ण हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया है कि ये कौन कौन से वर्ण हैं, ये हमारे अघोष वर्ण हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं अघोष वर्ण किसे कहते हैं, तो किसी भी जो हमारा स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है ना, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग, इनके पहले और दूसरे जो होते हैं वर्ण वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और शाखा सा ये भी अघोष होते हैं। तो क्या कह रहा है, अघोष इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं इसमें अघोष। अगर आपको याद है, अगर आपको अघोष पता है तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ठीक है ना। यदि विसर्ग के पश्चात विसर्ग यहाँ पे लग गया ना, देखिए इसके बाद क्या यहाँ पे अघोष आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स आ जाएगा, आधा स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मुनि, यहाँ पे विसर्ग सब में लगा हुआ है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए पहला वर्ड ता आ रहा है, तो मुनि तपत क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो हमारा हो जाएगा आधा स, तो क्या हो जाएगा, मुनिस तपत। तो आप देखिए मुनि भी है, तपत भी है, और ये जो बीच में है ये क्या हो गया, ये हमारा विसर्ग आ गया, तो क्या हो गया, मुनिस तपत। इसी तरह यश तनोति क्या हो जाएगा, यशस तनोति। नमः दंते नमस्ते, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इस पे स्टार बना लीजिए। ये जो नमस्ते है ये कई बार पूछा जा चुका है, नमस्ते। छात्रा चलत, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे छात्रा आधा कौन सा आ जाएगा, आधा सा आ जाएगा, छात्रास चलति, ठीक है ना, छात्रा चलति छात्रास चलति। अगला ससजुसोरु, इसका क्या नियम कहता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। इसके 2 नियम है, दोनों नियमों को एक एक करके समझेंगे। यदि पद के अंत में सा या सजुस, ठीक है, सजुस हो तो सा के स्थान पर रू हो जाता है, सा के स्थान पर रू हो जाता है, और रू का भी क्या होता है, रू का भी ऊ हट जाता है और क्या बन जाता है, केवल केवल रा रह जाता है। नियम 2 कहता है यदि विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तथा उसके पश्चात कोई स्वर अथवा मृद व्यंजन वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, ये यहाँ पे कौन से हैं, घोष हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे घोष हो गए। और ये आरा लावा, हाँ वहां पे सा के बाद क्या हा बच गया था ना, इसको भी घोष में ले लेते हैं। में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर रू होता है और रू के स्थान का लोप होकर रा हो जाता है। देखिए ये नियम आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो रहने दीजिए, बस आप इतनी बात समझिए। इसके जो पहला नियम है, ठीक है ना, यह कह रहा है अगर कोई भी शब्द है, ठीक है ना, बस ध्यान से सुनिए, ये सारी बातें आपको कठिन लग रही है भूल जाइए, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना है, नियम नंबर 1, अगर पहला क्या है, अगर पहला शब्द के अंत में क्या है, स आ जाता है,
ठीक है ना। इसको अगर किसी भी शब्द के अगर यहाँ पे क्या है विसर्ग नहीं लगा है, सा भी विसर्ग का ही रूप होता है। अगर कहीं पे आधा सा लिखा है तो भी वह विसर्ग ही माना जाता है। तो बस नियम एक में याद रखिए, अगर कहीं भी किसी भी शब्द में आपको आधा स लिख जाए पहले शब्द के अंत में, तो समझ जाना है कि क्या होगा, वहां पर विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग में कौन सी, स जुसो रू। ठीक है ना। इस नियम के तहत जब किसी भी शब्द के अंत में सा आ जाए, ठीक है ना, और उसके बाद क्या हो कि अगला स्थान, उसके बाद क्या हो, अगला जो है कोई भी हो, ठीक है ना। यहाँ पर पहले नियम में कोई भी नहीं दिया गया है, कोई स्पेशल शब्द आए उससे नहीं मतलब है, कुछ भी हो, ठीक है ना। अगर सा जो उसके बाद कुछ भी हो तो क्या होगा, जो हमारा सा होता है वहां पे देखिए यहाँ पे दा है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रा में चेंज हो जाएगा। बस इतना समझना है कि ये क्या हो जाएगा, हमारे रा में चेंज हो जाएगा। बस इतनी सीधी सी बात। अगर विसर्ग संधि है उसके शब्द अंत में क्या आ जाए, सा आ जाए, उसको विसर्ग माना जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए आप, निसदया, देखिए यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा है, नहीं लगेगा। बस यही आपको समझना है। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे सा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, बताया जा रहा है कि आगे चल करके यह आधा रा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दय लिखा है ना, यहाँ पे दय भी, नी भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो सा है यहाँ पे उड़ के रा बन गया है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। निस्धन दय अर्थात निर्दय, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया ना, क्या है निस्धन दया निर्दय, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे निस्धन आश्रित, तो क्या हो जाएगा, निराश्रित। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे तो रा ही आधा गायब है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे आपको आश्रित दिख रहा है ना, और यहाँ पे निस, तो देखिए जब यहाँ पे निस है, ये पहला ले लेंगे, मैंने बताया है कि दूसरे शब्द का पहला और पहले का अंतिम में ही जो है संधि होती है। तो यहाँ पे निस है और यहाँ पे स्त्रित आपको दिख रहा है और यहाँ पे नी दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये जो आधा सा, ये सा है, ये आधा र बन जाएगा, और इसमें जब बड़ा आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा रा बन जाएगा। और वही यहाँ पे दिया हुआ है निराश्रित। तो आप लोगों ने समझा कि निस्धन आश्रित बराबर निराश्रित। और आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि रा में जब बड़ा आ जुड़ेगा तो बड़ा रा बन जाएगा। इसी तरह अब नियम नंबर 1 हम लोगों ने समझ लिया ना कि नियम नंबर 1 क्या होता है। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। यदि विसर्ग के पहले और अगर विसर्ग है, ठीक है ना, नंबर 2 नियम कह रहा है अगर विसर्ग के पहले क्या है, आ या फिर बड़ा आ नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें क्या होनी चाहिए, विसर्ग से पहले नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मार दिया, ठीक। और कुछ भी हो, अतिरिक्त कोई भी स्वर हो उसके पश्चात, कहने का मतलब है अगर किसी भी वर्ण में छोटा आ और बड़ा आ जो है ये क्या हो, ये ना हो, ये दोनों जो है नहीं आने चाहिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, यानी ये दोनों ना और कोई भी स्वर हो, ठीक है ना, तथा उसके पश्चात कोई स्वर अथवा मृद व्यंजन आ जाए। मृद यानी कि घोष, कहने का तात्पर्य है उसके बाद कोई स्वर आ जाए, ठीक है ना। इसमें कोई भी स्वर आ जाए या फिर मृद व्यंजन। मृद व्यंजन का मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा यानी का नहीं आएगा। कौन सा आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा आएगा। तो यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पे स्वर हो गया, यहाँ पे जा, चा, छा, ये दो नहीं आएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा जा, ठीक है ना। तो आप समझ गए, कोई भी आ जाए, कहने का तात्पर्य है कि पहले में क्या हो, छोटा या फिर बड़ा आना हो, दूसरे में तीसरा, चौथा और पांचवा जो है कोई भी आ जाए, और उसके साथ यारा लावा हो, क्या हो, यारा लावा आ सकता है। कहने का तात्पर्य सीधा कि यहां पर ये भी मत लिखिए, यहां पर क्या आ जाए, यहां पर बात हो रही है प्लस घोष की। घोष वर्ड जो है, पिछली में घोष थे ना, तो वहां पे क्या घोष वर्ड की बात की जा रही है। तो क्या कह रहे हैं, प्लस घोष आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। बस ये भी याद रखिए, रा आ जाता है, क्या होता है वहां पे, रा। और आप कुछ मत ध्यान रखिए, आपको याद रखना है दूसरी में कि पहले जो विसर्ग से पहले क्या छोटा या फिर बड़ा आना हो, और जो अगला शब्द है वह घोष हो। घोष क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा और यारा लावा, हाँ, ठीक है ना। ये हो तो क्या होगा, वहां पे रा आ जाएगा। देख लेते हैं,
शिशु, यहाँ पे देखिए सा में छोटे ऊ की मात्रा लगी, यानी आ के अलावा दूसरा ऊ स्वर आ गया है, ठीक है। उसके बाद आप तत्, यानी कि और इधर कोई भी स्वर आ जाए, इधर स्वर में कोई नहीं, दूसरे में कोई भी स्वर आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, आधार रा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे शिशु है, यहाँ पे शिशु है, यहाँ पे पतत है, यहाँ पतत क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या, ऊ का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जो ऊ है हमारा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे छोटा आ है, इसको भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा रा बन गया, ठीक है ना। पता चला पूरा रा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे पूरा रा कैसे आ गया है, तो अब आपको पता हो गया कि यहाँ पे पूरा रा क्यों आ गया है। इसी तरह गुरु, गुरु धन जयति, यहाँ पे देखिए इससे पहले क्या आ गया, ऊ आ गया, उसके बाद जयति, ठीक है ना। तो जयत भी लिखा रहेगा, यहाँ पे स्वर नहीं है तो रा आधा रहेगा, तो क्या हो गया, गुरूर जयति। समझ में आ गया ना, यहाँ पे स्वर नहीं है इसीलिए अब की बार आधा रा है। इसी तरह कवि धन आगत, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है, यानी कि रा की जगह पे बड़ा रा आएगा, कवि धन गद, और ये जहां पे रा में आ जोड़ेंगे तो कवि रागत। समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों। उसी तरह भानु धन उदेत, ठीक है ना, तो भानुरुदेत, क्योंकि यहाँ पे ऊ है और आधा रा में ऊ जुड़ेगा तो भानुरुदेत हो जाएगा। इसी तरह अगली विसर्ग संधि के प्रकार नियम में बढ़ते हैं। तो विसर्ग संधि का अगला नियम क्या कह रहा है, अतोरोर प्लुताद प्लुते। इस नियम में हम लोग देखेंगे यदि विसर्ग के पूर्व और पश्चात आ हो, ठीक है ना, क्या हो, यदि विसर्ग के पूर्व और पश्चात आ हो, क्या कह रहा है, यदि विसर्ग है यहाँ पे, इसके पूर्व आ है, देखिए ला ने बताया ना प्लस आ है, तभी तो ये ला बना हुआ है। तो कह रहा है पहले आ हो और पश्चात आ के सहित विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। कहने का तात्पर्य बस इसको समझ लीजिए, अगर विसर्ग से पहले क्या है, आ है, ठीक है ना, प्लस जो उसके बाद क्या कह रहा है, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के पश्चात जो दूसरा शब्द है वहां भी आ ही होना चाहिए। क्या है, आ ही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर ओ हो जाएगा। बस सीधा सा नियम है। इसका क्या नियम है, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ओ हो जाएगा, ठीक है। बस समझ लीजिए, यहां पे देखिए बाला अवदत्त, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, बालोवदत्त, ठीक है ना। यहाँ पे जो आ है, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला ऐसे बना दी गया, बालोवदत्त। सुकाहस्त सुकोस्ति, हरे आओ हरेओ, रामा आपी रामो आपी, कह आपी को आपी। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये क्या होता है कि यदि विसर्ग के पूर्व और पश्चात आ हो, ठीक है, तो आ के तो पश्चात आ सहित विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, ठीक है ना। यानी ये वाला आ रहेगा ही रहेगा, इस वाले आ को इस तरह लिख दिया गया है और उसको क्या ओ कह दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस नियम में क्या है। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हसिचा, हसिचा नियम में क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले आ, ठीक है ना, आप इसको नहीं याद रखिए, जो मैं ऊपर लिख देता हूं बस उसी को याद रखिए। यदि विसर्ग के पहले आ, क्या है, विसर्ग से पहले आ हो, प्लस उसके पश्चात कोई मृद व्यंजन, ठीक है ना। मृद व्यंजन कौन सा है, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए, घोष, ठीक है, घोष यानी मृद व्यंजन हो, और उसके बाद क्या हो, में से कोई वर्ण हो, मृद व्यंजन में कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ द्वारा ओ हो जाता है, ठीक है ना। जो विसर्ग के स्थान पर ऊ होना चाहिए वहां पर, यहाँ प्लस मृद व्यंजन, यहाँ पे मृद की जगह पे मैं आप लोगों के लिए घोष लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। यानी मृद व्यंजन की जगह पे यहाँ पे अगर घोष हो, क्योंकि घोष अघोष आपको पता है तो आप आसानी से कर लेंगे, आपको याद ही नहीं करना है, आपको सीधा घोष लिख दिया तो आपको समझ ही आ गया कि क्या हो गया, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तो क्या हो, तो क्या होता है, ऊ, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ के द्वारा ओ हो जाता है, एक मिनट, तो ऊ के द्वारा क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए मेघा है ना, अब मैंने आपको बताया अगर कहीं पे विसर्ग है, ठीक है, तो उसको स भी कहा जाता है, ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आधा स है और विसर्ग है तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे मेघा यानी मेघस है ना, और गर्जति, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेघ रहेगा और यहाँ पे गर्जति रहेगा, और जो आ है इसका ऊ होता है, तो ऊ ना होने की जगह पे ओ हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है। क्या समझना है, यदि विसर्ग के पहले क्या है,
आ है, यदि विसर्ग से पहले आ है, यहाँ पे देखिए मात्रा नहीं लगी है ना, देखिए यहाँ कहीं पे लगी हुई है, नहीं लगी हुई है। तो आपको क्या करना है, विसर्ग से पहले आ हो, आ का तात्पर्य है कि यहाँ पे जैसे ये घा है, घ धन आ है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, इसको इसको घा लिख दिया गया है। ठीक है, तो वही कह रहा है विसर्ग से पहले आ हो, तो क्या कह रहा है, तो ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है। बस आपको ऊ आ कुछ नहीं याद रखना है, बस सीधा याद रखना है यदि विसर्ग से पहले आ है उसके बाद घोष है तो ओ हो जाता है, और कुछ नहीं, आ ऊ आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है अगर विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी, बात खत्म। ठीक है ना, गर्जत का गर्जत ही रहेगा, और क्या रहेगा, घा की जगह पे ओ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रामा नमद, तो क्या हो जाएगा, बस इसके जगह पे ओ लग जाएगा, रामो नमद, अर्थात रामो, यहाँ पे रामो नमद। मृग धावत, तो ओ लगेगा तो क्या हो जाएगा, मृगो धावत। शिव वंध, ठीक है ना, तो शिव वंध हो जाएगा। उसके बाद रामा हसद, रामो हसद, यहाँ पे बस ओ लग रहा है और कुछ आपको नहीं याद रखना है। भव, भवबंध अर्थात भवबंध। तो आपको सीधी सी बात याद रखनी है, अगर विसर्ग से पहले आ है बाद में घोष है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस सीधी सी बात यहाँ पर यही कही गई। तो चारों नियम हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, संधि को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और संधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा, संधि में हमने तीनों चीजों के बारे में जाना, ठीक है ना, कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन क्या होती है, और विसर्ग संधि क्या होती है। और जो हमारे उसके बाद हमको दो से मतलब है, कौन कौन से दो, एक तो व्यंजन और दूसरी विसर्ग। इन्हीं और व्यंजन संधि के हमको 2 नियम पढ़ने हैं, और जो विसर्ग है इसके 4 नियम। बस यही चारों में से 6 चीजें पढ़नी है, बस आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी, आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये 4 चीजें पढ़नी है। और ये आपको सारे नियम है, बस एक बार देख लेने, और उसके जो मैंने बताया उसका शॉर्ट तरीका, उसी शॉर्ट तरीके से पढ़ना है, और आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए ये आप लोग कमेंट करेंगे कि सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट पे कमेंट होंगे, जिस टॉपिक पे आपके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, उसी टॉपिक पे अगली क्लास मैं लेकर के आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।